अध्याय 1 इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो पैसे के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। लेकिन पहले एक सवाल। आपने अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बहुत ज्यादा कमाते हैं। अच्छी नौकरी है, बड़ी सैलरी है, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। बैंक अकाउंट जीरो पर आता है, कभी कभी ओवरड्राफ्ट में भी चला जाता है, और वह हमेशा इस महीने से अगले महीने तक की उधार में जिंदगी लेते हैं। और आपने कई ऐसे लोग भी जरूर देखे होंगे जो एक साधारण नौकरी करते हैं। कोई बहुत बड़ी सैलरी नहीं, कोई फैंसी लाइफस्टाइल नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनके पास प्रॉपर्टी हो जाती है, सेविंग्स हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, और रिटायरमेंट कंफर्टेबल हो जाता है। यह फर्क क्यों होता है? क्या पहला इंसान पागल है? क्या दूसरा इंसान ज्यादा ब्रिलियंट है? क्या दूसरा इंसान के पास कोई सीक्रेट फार्मूला है? नहीं, इसकी वजह बहुत अलग है। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि यह फर्क फाइनेंशियल नॉलेज का नहीं है, यह फर्क है फाइनेंशियल बिहेवियर का, आपके डिसीजंस का, आपके एटीट्यूड्स का, आपके डर का, आपकी ग्रीड का, और सबसे ज्यादा आपकी साइकोलॉजी का। मॉर्गन हॉसेल एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ईयर्स तक दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब लोगों को स्टडी किया। उन्होंने सालों तक फाइनेंशियल मार्केट्स को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि क्या चीज किसी को जेन्युइनली फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाती है। और उनका जवाब एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड इंसाइट था। फाइनेंशियल सक्सेस का रिश्ता आईक्यू से नहीं है, एमबीए से नहीं है, इकोनॉमिक थ्योरीज से नहीं है। फाइनेंशियल सक्सेस का रिश्ता है आपकी बिहेवियर से, आपके सोचने के तरीके से, आपके डरों से, आपकी उम्मीदों से, और आपकी पेशेंस से। उन्होंने यह सब लिखा इस किताब में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब में 20 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर पैसे के एक अलग पहलू को एक्सप्लोर करता है, और हर चैप्टर आपको कुछ ऐसा बताता है जो आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा होगा। आज हम इस पूरी किताब को एक एक चैप्टर के साथ बहुत डिटेल में, बहुत केयरफुली समझेंगे। मैं चाहता हूं कि जब आप यह पूरा एपिसोड सुन लें तो आप पैसों के बारे में फंडामेंटली अलग तरीके से सोचें। तो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त किस्सा गोई पर, और आज पढ़ते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अध्याय 2 नो वन इज क्रेजी। पहले चैप्टर का नाम है नो वन इज क्रेजी। कोई पागल नहीं है। दोस्तों, हम सब ने किसी ना किसी को इस तरह जज किया है। फला इंसान लॉटरी टिकट क्यों खरीदता है, वह तो वेस्ट है। फला इंसान गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट इतना बेटर है। फला इंसान इतना खर्च क्यों करता है, बचत क्यों नहीं करता। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि यह जजमेंट्स बहुत शैलो हैं, क्योंकि हर इंसान अपने डिसीजंस अपनी जिंदगी के तजुर्बों के हिसाब से लेता है, और आपका तजुर्बा उनका तजुर्बा नहीं है। यह बात समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो दो इंसान हैं। पहले का नाम है रमेश। रमेश 1980 के दशक में पैदा हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में। उसके बाप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। एक स्टेबल इनकम था, इन्फ्लेशन थोड़ा था, जिंदगी प्रेडिक्टेबल थी। रमेश ने देखा कि बैंक में पैसा रखने से भी ठीक ठाक इंटरेस्ट मिलता था।
उसने देखा कि प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग आगे बढ़ते गए। उसने कभी बड़ा फाइनेंशियल क्रैश नहीं देखा अपनी जवानी में। अब दूसरा इंसान है सुरेश। सुरेश भी 1980 के दशक में पैदा हुआ, लेकिन एक अलग परिवार में। उनके बाप एक प्राइवेट कंपनी में थे। 1991 में जब इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, उनकी कंपनी बंद हो गई। बाप की नौकरी गई। परिवार बहुत मुश्किल से गुजारा। फिर .com बबल था। फिर 2008 की रिसेशन। सुरेश ने अपनी जवानी में कई फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज देखी। अब रमेश काफी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करता है। वह रिस्क लेता है। वह ऑप्टिमिस्टिक है। सुरेश बहुत कॉशियस है। वह रिस्क से डरता है। वह कंजर्वेटिव है। दोनों में से कौन सही है? मॉर्गन कहते हैं कि दोनों अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से सही हैं। दोनों के डिसीजंस उनके पर्सनल फाइनेंशियल हिस्ट्री का नतीजा हैं। और यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। जब आप किसी के फाइनेंशियल डिसीजन को जज करो, तो पहले यह सोचो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या देखा। उन्होंने कैसी तकलीफें झेली। उनका पर्सपेक्टिव क्यों ऐसा बना। क्योंकि एक एक्सकवेशन इंसान जो लॉटरी टिकट खरीदता है, वह शायद एक ऐसी बैकग्राउंड से आता है जहां लीगल वेज से अमीर बनने के कोई रोल मॉडल्स नहीं थे। जहां वह देख के बड़े हुआ कि पैसा चाहने वालों को एक ही बार की तकदीर ने अमीर किया। इसलिए लॉटरी उनके लिए रैशन लगती है। हम जो रैशनल डिसीजन चाहते हैं, वह एक्चुअली एक लग्जरियस पोजीशन से आता है। एक ऐसी बैकग्राउंड से जहां रोल मॉडल्स थे, एजुकेशन थी, स्टेबिलिटी थी। इस चैप्टर का लेसन दोस्तों यह है। पहली बात, दूसरों को जज मत करो उनके फाइनेंशियल डिसीजंस पर। समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, अपने खुद के डिसीजंस को ऑनेस्टली देखो और सोचो कि मेरे इस डिसीजन में मेरा पास्ट का डर कितना है और एक्चुअल लॉजिक कितना है। कभी कभी हम जो चॉइसेज करते हैं वह रैशन नहीं होती। वह सिर्फ हमारी कंडीशन्ड साइकोलॉजी होती है। और जब तक हम यह नहीं समझेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते। अध्याय 3, लक एंड रिस्क। दूसरे चैप्टर का नाम है लक एंड रिस्क, किस्मत और जोखिम। दोस्तों, यह चैप्टर एक बहुत ऑनेस्ट और एक बहुत अनकंफर्टेबल बात से शुरू होता है। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इतना अच्छा नहीं होता कि सक्सेस सिर्फ उसकी स्किल का नतीजा हो, और कोई भी इतना बुरा नहीं होता कि फेलियर सिर्फ उसकी गलती का नतीजा हो। लक और रिस्क दोनों हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा। इस बात को बिल गेट्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वह ब्रिलियंट हैं, यह सच है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, यह सच है। उन्होंने बहुत मेहनत की, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि बिल गेट्स ने एक ऐसी स्कूल में पढ़ा जहां एक कंप्यूटर था। एक कंप्यूटर। 1968 में, जब दुनिया में बहुत ही कम स्कूल्स में कंप्यूटर्स थे। उनके स्कूल ने एक मदर्स क्लब फंडरेजर किया और उस पैसों से एक कंप्यूटर खरीदा। वह कंप्यूटर उस टाइम लाखों रुपए का था। सिर्फ बहुत रिच या वेरी लकी स्कूल्स के पास था। गेट्स ने उस कंप्यूटर पर प्रैक्टिस की, कोडिंग की, ईयर्स तक। जब उनके पियर्स बाहर खेल रहे थे, तो क्वेश्चन यह है कि अगर गेट्स उस स्कूल में नहीं होते जहां वह कंप्यूटर था, तो क्या वह फिर भी माइक्रोसॉफ्ट बनाते? शायद हां, वह ब्रिलियंट थे। शायद नहीं, क्योंकि वह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मॉर्गन कहते हैं कि गेट्स की सक्सेस में उनकी स्किल थी, लेकिन लक भी थी। सही वक्त पर सही जगह पर पैदा होने की लक।
इसी तरह मॉर्गन एक और इंसान की बात करते हैं, केंट इवांस। वह गेट्स के स्कूल में पढ़ते थे, उतने ही ब्रिलियंट थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों का सपना था मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन केंट की एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक बुरा लक, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, यह स्टोरी सोचने वाली है। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दो सिमिलरली ब्रिलियंट लोग, एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना, दूसरा जवान मौत मरा। फर्क था सिर्फ लक का और रिस्क का। इस चैप्टर में मॉर्गन कहते हैं कि हम सक्सेस और फेलियर दोनों को गलत तरीके से एट्रीब्यूट करते हैं। जब कोई सक्सीड करता है, हम कहते हैं देखो कितना टैलेंटेड है, कितनी मेहनत की, कितना स्मार्ट है। लक को क्रेडिट नहीं देते। जब कोई फेल करता है, हम कहते हैं देखो कितनी गलतियां की, कितना केयरलेस था, कितना बेवकूफ था। बैड लक को क्रेडिट नहीं देते। यह दोनों जजमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। अब इस बात को अपने फाइनेंसेज पर अप्लाई करो। अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट फेल हो गई तो सिर्फ खुद को ब्लेम मत करो। शायद मार्केट कंडीशंस थे, शायद एक ब्लैक स्वान इवेंट आया, शायद बैड लक था। अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चली गई तो सिर्फ अपनी ब्रिलियंस को क्रेडिट मत दो। शायद टाइमिंग लकी थी, शायद मार्केट कंडीशंस हेल्पफुल थी। यह एक्नॉलेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सक्सेस को सिर्फ अपनी स्किल का नतीजा मानते हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। इस चैप्टर का लेसन यह है कि हम्बल रहो, डाइवर्सिफाई करो। किसी एक बेट पर सब कुछ मत लगाओ, क्योंकि चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, लक और रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। अध्याय 4, नेवर एनफ। तीसरे चैप्टर का नाम है नेवर एनफ, कभी काफी नहीं। दोस्तों, यह चैप्टर एक बहुत दर्दनाक कहानी से शुरू होता है। रजत गुप्ता, यह नाम आपने सुना होगा। वह मैकिन्से के सीईओ थे, दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के सीईओ। उनकी एनुअल कंपनसेशन करोड़ों में थी। वह गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर थे। वह यूनाइटेड नेशंस के एडवाइजर्स में थे। वह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड में थे। हर कोई उन्हें जानता था, हर कोई उन्हें रिस्पेक्ट करता था। उनके पास सब कुछ था। लेकिन फिर उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, इलीगल इंफॉर्मेशन देकर गैलियन ग्रुप को स्टॉक ट्रेड्स में हेल्प की। पकड़े गए, ट्रायल हुआ, कन्विक्टेड हुए, जेल गए। उनकी रेपुटेशन चली गई। उनकी जिंदगी की सारी अचीवमेंट्स एक स्कैंडल के पीछे छुप गईं। क्यों? क्यों किया उन्होंने ऐसा? मॉर्गन कहते हैं कि रजत गुप्ता बिलियंस के साथ उठते बैठते थे। वह पर्सनली बिलियंस से दोस्ती रखते थे, और शायद उनके अंदर एक फीलिंग थी कि उन्हें भी बिलियन होना चाहिए, क्योंकि उनके दोस्त बिलियंस थे। वह मिलियन थे, मल्टी मिलियन, लेकिन उन्हें और चाहिए था। और इस अंधे लालच में उन्होंने सब कुछ रिस्क में डाल दिया जो पहले से था। मॉर्गन यहां एक बहुत पावरफुल सवाल पूछते हैं, एनफ कब होता है? दोस्तों, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वह हमेशा कंपेयर करता है। कंपैरिजन हमेशा ऊपर की तरफ होती है। अगर आप 5 लाख कमाते हैं तो आप 20 लाख वाले की कार देखते हैं। 20 लाख वाला 1 करोड़ वाले के बंगलों को देखता है। 1 करोड़ वाला प्राइवेट जेट वाले को देखता है।
यह कंपैरिजन खत्म नहीं होती। यह एक ट्रेडमिल है। आप कितना भी भागते रहो, एक जगह पर ही रहते हैं सेटिस्फैक्शन के मामले में। मॉर्गन एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं। वह कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम लोगों को सिखाते हैं कि ज्यादा चाहना, बेटर वाला चाहना, यह सब गुड थिंग है। यह एम्बिशन है। और कुछ हद तक यह सच भी है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां एम्बिशन लालच बन जाती है। और लालच आपको वह रिस्क लेने पर मजबूर करता है जो जेन्युइनली जरूरी नहीं था। रजत गुप्ता को बिलियन डॉलर्स की जरूरत नहीं थी। वह पहले से बहुत कंफर्टेबल थे। लेकिन कंपैरिजन ने उन्हें बर्बाद कर दिया। इस चैप्टर में मॉर्गन कहते हैं कि सबसे डेंजरस फाइनेंशियल मूव वह होता है जब लोग वह चीज रिस्क में डालते हैं जो उनके पास पहले से है और जो सच में वैल्यूएबल है, सिर्फ और पाने के लिए। जैसे अपनी रेपुटेशन, अपनी फ्रीडम, अपना परिवार, अपनी सेहत, अपनी नींद। यह सब चीज एक बार चली जाए तो पैसा वापस लाकर भी वापस नहीं आता। इस चैप्टर का लेसन यह है, अपने लिए एक डेफिनेशन डिसाइड करो कि आपके लिए एनफ क्या है। एक स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल। और जब वह हासिल हो जाए रुक जाओ, अप्रिशिएट करो। क्योंकि अगर आप यह नहीं करते तो आप एक ऐसे रेस में भागते रहोगे जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। एनफ पहचानना एक स्किल है और एक बहुत जरूरी स्किल है। अध्याय 5 कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। चौथे चैप्टर का नाम है कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट का हैरान कर देने वाला जादू। दोस्तों, वॉरेन बफेट के बारे में आप सब ने जरूर सुना होगा। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर। उनकी नेट वर्थ 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बताता हूं। बफेट ने इन्वेस्टिंग तब शुरू किया जब वह 10 साल के थे। आज वह 90 साल से ज्यादा उम्र के हैं। यानी उन्होंने लगभग 80 साल इन्वेस्ट किया। लेकिन यह सोचने वाली बात है, उनकी वेल्थ का 99% उन्हें 50 साल की उम्र के बाद मिला। पहले 40 साल की सारी मेहनत, सारी ब्रिलियंस, सारे अच्छे डिसीजंस, सब ने उन्हें सिर्फ 1% वेल्थ दी। अगले 40 साल की कंपाउंडिंग ने उन्हें बाकी 99% दी। यह कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है। और यह समझना बहुत जरूरी है। हम लोग लीनियर सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं 10% रिटर्न से 10 साल इन्वेस्ट करूं तो मेरा पैसा 100% हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यह गलत है। एक्चुअली 10% एनुअल रिटर्न के साथ 10 साल में पैसा अप्रोक्सीमेटली 2.6 गुना हो जाता है। 20 साल में अप्रोक्सीमेटली 6.7 गुना। 30 साल में अप्रोक्सीमेटली 17.5 गुना। 40 साल में अप्रोक्सीमेटली 45 गुना। देखा आपने, लीनियर नहीं है, कर्व है। और जितना टाइम बढ़ता है कर्व उतना ही स्टीप होता जाता है। एक सिंपल इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 12% एनुअल रिटर्न मिलती है तो 65 साल की उम्र में यानी 40 साल बाद वह 10,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली 93 लाख रुपए बन जाएंगे। 100 गुना से भी ज्यादा। लेकिन अगर आप वही 10,000 रुपए 45 साल की उम्र में इन्वेस्ट करते हैं तो 65 साल में सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 96,000 रुपए बनेंगे। सिर्फ 10 गुना। 20 साल की देरी का मतलब है 97 लाख का फर्क, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर। मॉर्गन कहते हैं कि यह पैराडॉक्स है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ज्यादातर लोग इंटेलेक्चुअली समझते हैं कि अर्ली इन्वेस्ट करना गुड है।
लेकिन इमोशनली वह इसका ट्रू पावर नहीं पकड़ पाते। वह सोचते हैं कि छोटा पैसा इन्वेस्ट करने का क्या मतलब, मैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा, मैं जब फैमिली स्टेबल होगी तब इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन यही सोचकर वह अपनी जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल एसेट खो देते हैं, और वह एसेट है टाइम। इस चैप्टर में मॉर्गन एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। वह कहते हैं कि बफेट की सक्सेस सिर्फ उनकी स्टॉक पिकिंग स्किल्स की वजह से नहीं है। वह इतना ना कमा चुके होते अगर उन्होंने 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की होती और 60 साल की उम्र में रोक दी होती। लेकिन डिसेंट रिटर्न्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम के कॉम्बिनेशन ने ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट की। गुड रिटर्न्स प्लस टाइम प्लस पेशेंस, यही फार्मूला है। यह सुनकर शायद आप सोचें कि मैं तो अभी बहुत लेट हो गया, मैं तो 40 साल का हूं, अब क्या फायदा। दोस्तों, यह मत सोचिए। आज सबसे अच्छा वक्त है, कल से भी बेहतर, क्योंकि हर एक दिन की देरी एक दिन के कंपाउंड इंटरेस्ट से हाथ धो लेना है। छोटे से शुरू करो, 500 रुपए भी ठीक है, 1000 रुपए भी ठीक है, लेकिन शुरू करो आज। अध्याय 6, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। 5वें चैप्टर का नाम है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, अमीर बनना और अमीर रहना। दोस्तों, यह एक डिस्टिंक्शन है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, और यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर बनने के लिए और अमीर रहने के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए होती हैं, और ज्यादातर लोग जो पहली में एक्सीलेंट होते हैं वह दूसरी में फेल हो जाते हैं। अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? रिस्क लेने की हिम्मत चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए, बोल्ड डिसीजंस लेने की एबिलिटी चाहिए, कभी कभी सब कुछ एक जगह दांव पर लगाने की विलिंगनेस चाहिए। एक ऐसी माइंडसेट चाहिए जो कहती है कि यह अपॉर्चुनिटी है, मैं पकड़ूंगा। लेकिन अमीर रहने के लिए क्या चाहिए? सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए। यह समझना चाहिए कि मार्केट क्रैश करती है, रिसेशन आता है, इंडस्ट्रीज चेंज होती हैं। कभी कभी एक बार का बहुत बड़ा लॉस पूरी जिंदगी की वेल्थ वाइप आउट कर सकता है। मॉर्गन एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। जेसी लिवरमोर, वह 1920 के दशक के अमेरिका के सबसे मशहूर स्टॉक ट्रेडर थे। उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन से पहले बहुत पैसा कमाया। वह इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने ब्रिलियंट थे कि उन्होंने मैसिव शॉर्ट पोजीशंस लिए, यानी उन्होंने बेट लगाई कि मार्केट गिरेगी, और मार्केट सच में गिरी 1929 में। और जेसी लिवरमोर ने एक दिन में $100 मिलियन कमाए। यह आज के हिसाब से ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन फिर वह बहुत बोल्ड हो गए, बहुत लेवरेज्ड पोजीशंस लिए। उन्होंने वह पैसा दोबारा इन्वेस्ट किया मैसिव स्केल पर, और फिर मार्केट एक और करवट लिया, और 1934 में जेसी लिवरमोर बैंकरप्ट थे। वह ब्रिलियंस में किसी से कम नहीं थे, लेकिन सर्वाइवल माइंडसेट नहीं था उनके पास। मॉर्गन कहते हैं कि एक पेसिमिस्ट जो सरवाइव कर जाता है वह हमेशा एक ऑप्टिमिस्ट से आगे बढ़ता है जो एक बार क्रैश हो जाता है। इस चैप्टर में मॉर्गन 3 प्रैक्टिकल लेसन्स देते हैं। पहला लेसन यह है कि इमरजेंसी फंड हमेशा रखना चाहिए। कम से कम 6 महीने के खर्चे का पैसा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में या सेविंग्स अकाउंट में, जहां से तुरंत निकाला जा सके। यह बोरिंग लगता है, लेकिन यह सर्वाइवल किट है आपकी। दूसरा लेसन यह है कि लेवरेज से बचना चाहिए, यानी बोरोड मनी से इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है।
अगर आप लोन लेकर इन्वेस्ट करते हो और वह इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है तो ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट गई, लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। यह डबल लॉस है। तीसरा लेसन यह है कि कभी भी इतना इन्वेस्ट मत करो जितना लूज करना अफोर्ड नहीं कर सको। यह रूल सिंपल लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग यही भूलते हैं। वह अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं, कोई बफर नहीं रखते, और फिर इमरजेंसी आने पर वर्स्ट पॉसिबल टाइम पर सेल करना पड़ता है। सरवाइव करना ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल विन है। जो सरवाइव करता है वह कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाता है। जो सरवाइव नहीं करता वह गेम से बाहर हो जाता है। अध्याय 7 टेल्स यू विन। छठे चैप्टर का नाम है टेल्स यू विन। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे टेल इवेंट्स कहते हैं। यह वह इवेंट्स होते हैं जो बहुत रेयरली होते हैं, प्रोबेबिलिटी कर्व की टेल पर होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि ज्यादातर फाइनेंशियल सक्सेस और फेलियर्स ऐसे ही टेल इवेंट्स की वजह से आती हैं। जेफ बेजोस ने अमेजन शुरू किया 1994 में। उन्होंने उस वक्त बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अमेजन पे। उन्होंने फायर फोन बनाया, फ्लॉप रहा। उन्होंने बहुत सारी फीचर्स बनाई जो काम नहीं आई। उन्होंने बहुत सारे वेंचर्स किए जो फेल हुए। लेकिन अमेजन वेब सर्विसेज यानी एडब्ल्यूएस एक मैसिव सक्सेस बना। अमेजन प्राइम मैसिव सक्सेस बनी और अमेजन मार्केट प्लेस मैसिव सक्सेस बना। और सिर्फ इन कुछ चीजों ने बाकी सब कुछ कवर किया और बेजोस को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। यही टेल इवेंट्स की ताकत है। वेंचर कैपिटल फंड्स इस प्रिंसिपल पर चलते हैं। एक फंड 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर को पता है कि इनमें से 60 फेल होंगी, 30 थोड़ा ठीक करेंगी, 8 अच्छी चलेंगी, और 2 कंपनीज ऐसे निकलेंगे जो 100 गुना या 1000 गुना रिटर्न देंगे। और वह 2 कंपनीज पूरे फंड की सारी लॉसेज को कवर करती हैं और उससे ऊपर ज्यादा प्रॉफिट भी देती हैं। तो 60 फेलियर्स के बावजूद फंड प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि कुछ टेल सक्सेसेज सब कुछ कवर कर देती हैं। अब यह लेसन अपनी पर्सनल फाइनेंस पर अप्लाई करो। मॉर्गन कहते हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या कोई बिजनेस शुरू करते हो या कोई स्किल सीखते हो तो एक्सपेक्ट करो कि बहुत सारी चीजें काम नहीं आएंगी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स फेल होंगी, कुछ वेंचर्स क्लोज होंगे, कुछ प्लान्स बैकफायर होंगे। यह नॉर्मल है, यह एक्सपेक्टेड है, यह नेसेसरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ वही करते हो जिसमें गारंटेड सक्सेस हो तो वह वही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, और वहां रिटर्न्स मीडियोकर होते हैं। रियल रिटर्न्स आते हैं वहां से जहां दूसरे लोग नहीं जाते, जहां रिस्क है, जहां फेलियर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। इसलिए डाइवर्सिफाई करो, एक जगह सब मत लगाओ। फिर जो भी टेल सक्सेस आए वह आपको सब्सटेंशियली रिवॉर्ड करती है। इस चैप्टर का लेसन यह है कि फेलियर से डरो मत, एक्सपेक्ट करो उससे, प्लान करो उसके लिए, और जब कोई एक चीज बहुत अच्छी चल जाए तो उस टेल सक्सेस से आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल हो सकता है। अध्याय 8 फ्रीडम। 7वें चैप्टर का नाम है फ्रीडम, आजादी। दोस्तों, मॉर्गन हॉसेल इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। वह पूछते हैं कि पैसा होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। क्या वह लग्जरी कार है? क्या वह बड़ा घर है? क्या वह महंगी वॉच है?
क्या वह स्टेटस है सोसाइटी में? मॉर्गन कहते हैं कि नहीं। पैसा होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपना वक्त खुद कंट्रोल करने की आजादी मिलती है। यह सोचिए, अगर आप एक ऐसी नौकरी पर काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो मीनिंगलेस लगती है, जहां बॉस टॉक्सिक है, जहां काम बोरिंग है, लेकिन आप इस नौकरी में इसलिए हैं क्योंकि बिल्स पे करने हैं, ईएमआई देनी है, घर चलाना है, इस सिचुएशन में आप टेक्निकली एम्प्लॉयड हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड हैं। आप हर सुबह एक प्रिजन में जाते हैं जिसका नाम आपका वर्कप्लेस है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल कुशन है, सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको इस महीने की सैलरी की डेस्परेट जरूरत नहीं है, तो आप उस नौकरी में पावर की पोजीशन से होते हैं। आप वह बोल सकते हैं जो सही लगता है, इस डर के बिना कि कल निकाल दिया जाऊंगा। आप अगर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले तो ले सकते हैं, इस डर के बिना कि नया काम मिलने तक क्या करूंगा। मॉर्गन एक रिसर्च साइट करते हैं जो कहती है कि लोगों की हैप्पीनेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर एक चीज है, और वह चीज है कंट्रोल। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल, अपने वक्त पर कंट्रोल, अपने डिसीजंस पर कंट्रोल। पैसा यह कंट्रोल देता है, और इसलिए पैसा हैप्पीनेस का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक वे में। इस वे में कि जब आपके पास पैसा है तो आपको खुद डिसाइड करने की आजादी मिलती है कि आप अपना वक्त कैसे स्पेंड करो। दोस्तों, यह एक नया पर्सपेक्टिव है पैसों को देखने का। हम ज्यादातर पैसा देखते हैं खरीदने के जरिए के रूप में। यह घर खरीदना है, वह कार खरीदनी है, बच्चों को स्कूल में डालना है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि पैसा को सबसे पहले फ्रीडम खरीदने के जरिए के रूप में देखो। पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, पहले डेब्ट खत्म करो, पहले इन्वेस्टमेंट करो ताकि एक दिन आपका पैसा आपके लिए काम करे। जिस दिन आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, उस दिन आपकी लाइफ की क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती है। चाहे आप वही नौकरी कंटिन्यू करो, चाहे सेम घर में रहो, चाहे वही गाड़ी चलाओ, सिर्फ इस नॉलेज से कि अगर कुछ बुरा हो तो आप हैंडल कर सकते हो, आपकी एंजाइटी ड्रामेटिकली कम हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सुपर रिच होना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है इनफ हैविंग टू हैव ऑप्शंस। अध्याय 9 मैन इन द कार पैराडॉक्स। 8वें चैप्टर का नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स। दोस्तों, यह चैप्टर एक बहुत रिलेटेबल ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। कभी आपने सड़क पर एक बहुत महंगी कार देखी होगी, मे बी एक ऑडी, या एक BMW, या एक जगुआर, और आपने सोचा होगा कि वह ड्राइवर कितना सक्सेसफुल होगा, कितना इंप्रेसिव होगा। लेकिन मॉर्गन हॉसेल एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। क्या आप एक्चुअली उस ड्राइवर के बारे में सोच रहे थे, या आप एक्चुअली खुद के बारे में सोच रहे थे? मॉर्गन कहते हैं कि जब हम एक महंगी कार देखते हैं तो हम कार के ड्राइवर को नहीं सोचते, हम कार को सोचते हैं। हम अपने आप को उस कार में इमेजिन करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेरी भी ऐसी कार होती तो मैं कितना कूल लगता। तो यह पैराडॉक्स है। जो इंसान महंगी कार खरीदता है वह यह सोचकर खरीदता है कि लोग उससे रिस्पेक्ट करेंगे, उससे इंप्रेसिव मानेंगे। लेकिन एक्चुअली जो लोग वह कार देखते हैं वह ड्राइवर को नहीं देखते। वह सिर्फ कार देखते हैं और खुद को उस कार में इमेजिन करते हैं। ड्राइवर इनविजिबल हो जाता है। मॉर्गन कहते हैं कि यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है।
हम दूसरों को वह रिस्पेक्ट और एडमिरेशन नहीं देते जो चीजें खरीदने से आती है। रियल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन आती है कैरेक्टर से, काइंडनेस से, विजडम से, जेन्युइन हेल्प से, कंसिस्टेंट ऑनेस्टी से। एक महंगी वॉच पहनने से लोग आपको एडमायर नहीं करते, वह सिर्फ वॉच के बारे में सोचते हैं। आप इनविजिबल रहते हैं। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल लेसन यह है, अगर आप चीजें खरीदना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग आपको इम्प्रेसिव समझें, तो आप एक ऐसी गोल की तरफ चल रहे हैं जो अचीव नहीं होगी, क्योंकि वह गोल ही फ्लॉड है। वह पैसा जो आप महंगी कार पर, डिजाइनर क्लोथ्स पर, फैंसी रेस्टोरेंट्स पर स्पेंड करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, उसी पैसे से अगर आप इन्वेस्ट करो तो 10 साल में आप एक्चुअली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे और तब आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंट होंगे। इस जगह से कि आपके पास ऑप्शंस हैं, नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ व्हाट अदर्स थिंक। रियल वेल्थ इज क्वाइट, रियल कॉन्फिडेंस इज क्वाइट। वह लोग जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं वह ज्यादातर वह लोग होते हैं जो अंदर से इनसिक्योर होते हैं। अध्याय 10 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। 9वें चैप्टर का नाम है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ वह है जो आप नहीं देखते। दोस्तों, यह चैप्टर पिछले चैप्टर का एक एक्सटेंशन है, लेकिन एक अलग एंगल से। मॉर्गन कहते हैं कि हम लोगों की वेल्थ को जज करते हैं जो हम देख सकते हैं, और यह फंडामेंटल मिस्टेक है। एक इंसान बहुत बड़ा घर में रहता है, महंगी गाड़ी चलाता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है, महंगी रेस्टोरेंट में जाता है। हम देखकर सोचते हैं कितना अमीर है, लेकिन यह सब चीजें स्पेंडिंग है। यह वेल्थ नहीं है। वेल्थ वह है जो आपने खर्चा नहीं। वेल्थ वह है जो बैंक अकाउंट में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, एसेट्स में है जो इनकम जनरेट करती हैं। वह सब दिखती नहीं है। मॉर्गन एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल देते हैं। 2 डॉक्टर्स हैं, दोनों 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। पहला डॉक्टर एक बड़े फ्लैट में रहता है, महंगी कार चलाता है, बच्चों को एक्सपेंसिव स्कूल में डालता है, हर साल फॉरेन ट्रिप करता है। उसके पास 50 लाख का लोन है। उसकी सेविंग्स नेग्लिजिबल है। वह बहुत इम्प्रेसिव लाइफ दिखाता है। दूसरा डॉक्टर एक मीडियम साइज फ्लैट में रहता है, एक अच्छी लेकिन नॉट फैंसी कार चलाता है, साल में एक बार फैमिली के साथ घूमने जाता है, लेकिन वह हर महीने 40,000 इन्वेस्ट करता है। उसके पास 5 साल में 25 लाख की सेविंग्स हो गई है और वह बढ़ती जा रही है। बाहर से पहला डॉक्टर ज्यादा अमीर लगता है, एक्चुअली दूसरा डॉक्टर ज्यादा अमीर है, क्योंकि वह वेल्थ बिल्ड कर रहा है। इस चैप्टर का लेसन यह है कि वेल्थ बिल्ड करना चूज करो, अपीयर वेल्दी चूज मत करो। यह चॉइस हर महीने करनी पड़ती है, हर खर्चे के वक्त, हर डिसीजन के वक्त। पहले अपने आप से पूछो, क्या मुझे यह एक्चुअली चाहिए या मैं सिर्फ इम्प्रेस करना चाहता हूं? अगर जवाब इम्प्रेस करना है तो रुक जाओ और वह पैसा इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म में यह छोटी छोटी चॉइसेज बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। अध्याय 11 सेव मनी। 10वें चैप्टर का नाम है सेव मनी। दोस्तों, यह चैप्टर वह एडवाइस देता है जो बोरिंग लगती है लेकिन जो सबसे ज्यादा काम करती है। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि पैसे कमाना जरूरी है, इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन इन सब से पहले जरूरी है सेव करना, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए इन्वेस्ट करने को। और वह कहां से आएगा? सिर्फ बचत से।
अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मॉर्गन कहते हैं, वह कहते हैं कि सेविंग इज नॉट अबाउट इनकम, इट इज अबाउट द गैप बिटवीन योर इनकम एंड योर ईगो। यह लाइन पढ़ के थोड़ा रुको। सेविंग का रिश्ता आपकी इनकम से उतना नहीं जितना आपके ईगो से है। अगर आपका ईगो कहता है कि मुझे वह सबसे लेटेस्ट फोन चाहिए, वह डिजाइनर शूज चाहिए, वह बड़ा घर चाहिए, वह महंगी कार चाहिए, तो आप चाहे 5 लाख कमाओ या 50 लाख, आप सब खर्च कर दोगे। क्योंकि ईगो की जरूरत हमेशा इनकम से एक स्टेप आगे होती है। लेकिन अगर आप डिसाइड करो कि मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे सोसाइटी में स्टेटस दिखाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सेव कर सकते हो, चाहे इनकम रिलेटिवली कम भी हो। मॉर्गन कहते हैं कि सेविंग के लिए नेसेसरीली एक स्पेसिफिक रीजन की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं तब सेव करूंगा जब घर खरीदना होगा, या जब बच्चों की शादी होगी, या जब रिटायरमेंट आएगी। हम सेविंग को एक स्पेसिफिक फ्यूचर गोल से जोड़ते हैं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि सेव करो बिना किसी विशिष्ट स्पेसिफिक रीजन के, सिर्फ इसलिए कि फ्यूचर में ऑप्शंस हों, फ्लेक्सिबिलिटी हो, आजादी हो। एक बहुत प्रैक्टिकल बात मॉर्गन कहते हैं। वह कहते हैं कि आज की दुनिया में हम बहुत अनसर्टेन वर्ल्ड में जीते हैं। इंडस्ट्रीज चेंज होती हैं, एआई आ रही है, टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड हो रही हैं, कंपनीज क्लोज हो रही हैं। एक जमाना था कि एक कंपनी में 30 साल काम करो, पेंशन लो, रिटायर हो जाओ। अब ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सेविंग्स एक पैराशूट है, एक सेफ्टी नेट है, एक ऑप्शन है। अगर सेविंग्स हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, करियर चेंज कर सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं जो एक्चुअली रिवॉर्डिंग हो सके। अगर सेविंग्स नहीं है तो आप डेस्परेट पोजीशन में होते हैं। आप वह नौकरी छोड़ नहीं सकते जो टॉक्सिक है, वह अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते जो रिस्की लगती है, वह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सके। बचत सिर्फ एक नंबर नहीं है, बचत फ्रीडम है। हर महीने इनकम का मिनिमम 20% सेव करो। अगर 20% नहीं हो सकता तो 10% करो। अगर 10% भी नहीं तो 5% करो। लेकिन शुरू करो, और अपनी सेविंग्स को अपनी लाइफस्टाइल से अलग रखो। अपने आप को पे करो पहले, बाकी के लिए खर्च करो। अध्याय 12, रीजनेबल वर्सेस रैशनल। 11वें चैप्टर का नाम है रीजनेबल वर्सेस रैशनल। रीजनेबल और रैशनल में फर्क। दोस्तों, यह चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करता है जो ज्यादातर फाइनेंशियल बुक्स इग्नोर करती हैं। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकली करेक्ट, मैथमेटिकली ऑप्टिमल, थ्योरेटिकली बेस्ड। रीजनेबल का मतलब होता है प्रैक्टिकली वर्केबल, रियल इंसान के लिए एक्चुअली फॉलो कर सकने वाला। मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइस बहुत सारी जगह रैशनल होती है, मैथमेटिकली करेक्ट होती है, लेकिन वह रियल इंसानों के लिए कभी कभी रीजनेबल नहीं होती। एक एग्जाम्पल लेते हैं। बुक्स कहती हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में यह सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। यह रैशनल एडवाइस है, डेटा यही कहता है। लेकिन एक रियल इंसान के लिए, अगर वह 2008 की तरह का एक क्रैश देखता है और उसकी नाइट स्लिप कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, वह बार बार पोर्टफोलियो चेक करता है, एंजाइटी में रहता है, तो वह रैशनल एडवाइस उसके काम की नहीं है, क्योंकि वह एंजाइटी के साथ जिंदगी गुजार नहीं सकता।
वह इवेंचुअली सेल आउट करेगा एट द वर्स्ट टाइम, क्योंकि उस इमोशन स्ट्रेस को हैंडल करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। इस केस में रीजनेबल एडवाइस क्या होगी? थोड़ा कंजर्वेटिव मिक्स करो, कुछ स्टॉक्स, कुछ बॉन्ड्स, कुछ सेफर ऑप्शंस। रिटर्न्स थोड़े कम होंगे, लेकिन वह एक्चुअली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रह सकता है। और जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रह सकता है वह अल्टीमेटली बेहतर रिजल्ट्स देता है। मॉर्गन एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि घर खरीदना एक पुअर फाइनेंशियल डिसीजन है। मैथमेटिकली रेंटिंग बेटर है और बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करो। यह रैशनल है। डेटा भी सपोर्ट करता है ज्यादातर केसेज में। लेकिन एक रियल इंसान के लिए अपना घर होना साइकोलॉजिकली एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है। सिक्योरिटी की फीलिंग, बिलोंगिंग की फीलिंग, अपने बच्चों के लिए एक स्टेबल होम की फीलिंग। वह साइकोलॉजिकल वैल्यू मैथमेटिकली मेजर नहीं होती, लेकिन वह रियल है, वह इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का लेसन यह है, बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वह नहीं होता जो टेक्स्ट बुक्स में ऑप्टिमल होता है। बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वह होता है जो आप एक्चुअली फॉलो कर सको, जो आपको मेंटल पीस दे, जो आपकी पर्सनल सिचुएशन और इमोशंस के साथ अलाइंड हो। और सस्टेनेबल हमेशा ऑप्टिमल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक मीडियोकर प्लान जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो वह एक ब्रिलियंट प्लान से बेहतर है जिसे आप 2 साल बाद छोड़ देते हो। अध्याय 13 सरप्राइज। 12वें चैप्टर का नाम है सरप्राइज। दोस्तों, मॉर्गन हॉसेल इस चैप्टर में एक अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत जरूरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि हिस्ट्री फाइनेंशियल प्लानिंग में उतनी हेल्पफुल नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसका क्या मतलब है? हम ज्यादातर सोचते हैं कि अगर हम 2008 की रिसेशन को समझ लें तो हम अगले रिसेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। अगर हम पास्ट मार्केट क्रैशेज को समझ लें तो हम फ्यूचर क्रैशेज प्रेडिक्ट कर पाएंगे। मॉर्गन कहते हैं कि यह थिंकिंग फ्लॉड है, क्योंकि हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह नहीं है कि यह चीजें होती हैं। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि दुनिया हमेशा ऐसा कुछ करता है जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा। कोविड-19 पेंडेमिक किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। एक 12 साल की रिसेशन का ट्रिगर बनेगी एक रेस्पिरेटरी वायरस जो चाइना से शुरू होगी। कोई फाइनेंशियल मॉडल में यह नहीं था। 2008 की रिसेशन, हाँ, हाउसिंग बबल के सिग्नल्स थे, लेकिन जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म से वह फैली, जिस तरह से सबप्राइम मॉर्टगेज ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को टेक डाउन किया, वह लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी किसी ने फुली एंटिसिपेट नहीं की थी। 9/11 किसी ने नहीं सोचा था। मॉर्गन कहते हैं कि हर मेजर इवेंट जो दुनिया को हिला देता है वह फंडामेंटली एक सरप्राइज होता है, क्योंकि अगर वह सरप्राइज नहीं होता तो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर होते और उस इवेंट का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए? इसका मतलब यह नहीं कि प्लानिंग बेकार है। प्लानिंग करो, लेकिन प्लान ऐसा बनाओ जो अनएक्सपेक्टेड को एकोमोडेट कर सके। इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ एक सेक्टर में या एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में सब मत लगाओ, क्योंकि एक सरप्राइज इवेंट एक चीज को न्यूक कर सकता है लेकिन पूरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को नहीं। इसका मतलब है कि इमरजेंसी फंड रखना, क्योंकि सरप्राइज इवेंट्स को नेविगेट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। इसका मतलब है कि कंजर्वेटिव एजम्पशंस करो अपनी प्लानिंग में। सोचो कि क्या होगा अगर मेरी एजम्पशंस रॉन्ग हो जाएं। क्या मैं सरवाइव कर सकता हूं तब भी?
स्मार्ट इन्वेस्टर वह नहीं होता जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वह होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए, सरवाइव करने की पोजीशन में रहता है। अध्याय 14 रूम फॉर एरर। 13वें चैप्टर का नाम है रूम फॉर एरर, गलती के लिए जगह। दोस्तों, यह चैप्टर इंजीनियरिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में लाता है। जब इंजीनियर्स एक ब्रिज बनाते हैं, वह सिर्फ उस वेट के लिए डिजाइन नहीं करते जो एक्चुअल होगा। वह शायद उस वेट के 3 गुना के लिए डिजाइन करते हैं। इस एक्स्ट्रा बफर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, अगर वेट उनके एस्टीमेट से ज्यादा हो, अगर मटेरियल थोड़ा वीकर निकले, अगर कोई एक्सट्रीम वेदर आए, तब भी ब्रिज होल्ड करे। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी यही अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो 3 करोड़ के लिए प्लान करो। अगर आपको लगता है कि 12% एनुअल रिटर्न मिलेगा, तो 8% के एजम्पशन पर प्लान बनाओ। अगर आपको लगता है कि 30 साल में रिटायर हो जाऊंगा, तो 35 साल के एजम्पशन पर प्लान करो। क्यों? क्योंकि चीजें रेयरली एग्जैक्टली ऐसे होती हैं जैसे हम प्लान करते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकती हैं। मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। जॉब जा सकती है। फैमिली में कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना यह नहीं कहता कि आप पेसिमिस्ट हो। यह कहता है कि आप प्रूडेंट हो, समझदार हो। वह इंजीनियर वाला सोचने वाला हो जो ब्रिज बनाते वक्त वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्लान करता है। मॉर्गन कहते हैं कि 2 चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा बर्बाद करती हैं। पहली है ओवर कॉन्फिडेंस, जब कोई इतना श्योर हो जाता है कि वह सही है। मार्केट यहां जाएगी, यह स्टॉक इतना रिटर्न देगा, तब वह ओवरबेट करता है। और जब गलत साबित होता है, लॉस कैटास्ट्रोफिक होता है। दूसरी चीज है लेवरेज, बोरोड मनी से इन्वेस्ट करना। अगर आप लोन लेकर इन्वेस्ट करो और वह 20% भी नीचे जाए और लोन का इंटरेस्ट भी है, तो आप वाइप आउट हो सकते हो। रूम फॉर एरर रखने का मतलब है कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि हम कभी कभी रॉन्ग होंगे, और हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी मेंटेन करते हैं कि वह रॉन्ग होना कैटास्ट्रोफिक ना हो। ये फिलॉसफी लाइफ में भी अप्लाई होती है। रिलेशनशिप्स में, करियर में, हेल्थ में। हमेशा बैकअप प्लान रखना वीकनेस नहीं है, यह विजडम है। अध्याय 15 यू विल चेंज। 14वें चैप्टर का नाम है यू विल चेंज, आप बदलेंगे। दोस्तों, यह चैप्टर एक साइकोलॉजिकल रियलिटी के बारे में बात करता है जिसे हम कंसिस्टेंटली अंडरएस्टिमेट करते हैं। वह रियलिटी यह है कि हम चेंज होते हैं, बहुत ज्यादा, बार बार, अपनी पूरी जिंदगी भर। जो आप आज चाहते हैं वह आप 10 साल बाद नहीं चाहेंगे। जो चीज आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, शायद 10 साल बाद अनइम्पोर्टेंट लगे। जो सपने आप आज देखते हैं, शायद 10 साल बाद अलग सपने होंगे। मॉर्गन एक इंटरेस्टिंग रिसर्च साइट करते हैं जिसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। इस रिसर्च में लोगों से पूछा गया कि उनकी पास्ट 10 सालों में कितनी ज्यादा चेंज हुई। सबने कहा कि बहुत ज्यादा चेंज हुई। फिर उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि अगले 10 सालों में आप कितना चेंज करेंगे। ज्यादातर लोगों ने कहा कि अब नहीं करूंगा, अब मैं सेम रहूंगा। यह इल्यूजन है। रिसर्च बताती है कि अगले 10 सालों में लोग उतना ही चेंज करते हैं जितना पिछले 10 सालों में किया।
लेकिन हम सोचते हैं कि अब हम स्टेबल हो गए हैं। इस साइकोलॉजिकल ट्रुथ का फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पहला इम्पैक्ट यह है कि बहुत रिजिड लॉन्ग टर्म प्लानिंग से बचो। अगर आप आज डिसाइड करो कि 30 साल बाद मुझे एग्जैक्टली यह करना है, वह लाइफस्टाइल जीनी है, तो आप एक फ्यूचर सेल्फ के लिए प्लान कर रहे हो जिसे आप अभी जानते नहीं। वह फ्यूचर सेल्फ के प्रायोरिटीज अलग होंगी और वह प्लान अनफिट होगा। दूसरा इम्पैक्ट यह है कि फाइनेंशियल डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। ऐसे प्लान्स बनाओ जो एडजस्ट हो सकें, लाइफ में चेंजेस एकोमोडेट कर सकें। तीसरा इम्पैक्ट यह है कि संक कॉस्ट फैलेसी से बचो। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां हम किसी चीज में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमने उसमें पहले बहुत इन्वेस्ट किया था, चाहे अब वह चीज हमारे लिए सही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नौकरी में 10 साल दिए लेकिन अब वह नौकरी आपके लिए मीनिंगलेस नहीं रही, आपकी वैल्यूज से अलाइन नहीं करती, तो सिर्फ इसलिए मत बने रहो क्योंकि 10 साल दे दिए। वह 10 साल गए। फ्यूचर डिसीजंस पास्ट इन्वेस्टमेंट से मत बांधो। आप बदलोगे। प्लान अकॉर्डिंगली। अध्याय 16, नथिंग इज फ्री। 15वें चैप्टर का नाम है नथिंग इज फ्री। कुछ भी मुफ्त नहीं है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में। हिस्टोरिकली डेटा यही कहता है। इक्विटी मार्केट्स ने लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट सबको आउट परफॉर्म किया है। लेकिन क्या यह फ्री है? नहीं। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट की एक कॉस्ट होती है और स्टॉक मार्केट की कॉस्ट विजिबल नहीं होती। वह नंबर्स में नहीं होती, वह इमोशंस में होती है। स्टॉक मार्केट की कॉस्ट है वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी। वह एंक्शियस फीलिंग जब आपका पोर्टफोलियो 30% नीचे चला जाता है। वह डर जब न्यूज में रिसेशन आ रही है। वह टेम्पटेशन जब सब लोग सेल कर रहे हैं और आप भी सेल करने वाले हो। यह इमोशनल कॉस्ट है और यह बहुत रियल कॉस्ट है। मॉर्गन एक एनालॉजी देते हैं। एक नॉर्मल दुकानदार अगर 100 रुपए की चीज का 50 रुपया मांगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 50 रुपए फी है। लेकिन स्टॉक मार्केट की फी इनविजिबल है। वह नहीं दिखती। वह सिर्फ तब दिखती है जब आप उस इमोशन प्रेशर में सेल कर लेते हैं एट द वर्स्ट टाइम। ज्यादातर लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं, वह इसलिए नहीं छोड़ते कि रिटर्न्स नहीं मिलते। वह इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वह इमोशन कॉस्ट पे नहीं कर पाते जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिमांड करती है। जब मार्केट 30% नीचे जाती है, तब वह सेल कर देते हैं और फिर जब मार्केट रिकवर करती है, तब वह मिस करते हैं। इस चैप्टर का लेसन यह है। पहले डिसाइड करो कि आप कितनी इमोशन कॉस्ट पे कर सकते हो, कितना ड्रॉडाउन टॉलरेट कर सकते हो बिना पैनिक सेल किए। अगर आप सोचते हो कि 40% ड्रॉडाउन में भी आप होल्ड करोगे, तो अग्रेसिवली इन्वेस्ट करो स्टॉक्स में। अगर आपको लगता है कि 20% से ज्यादा ड्रॉडाउन पर आपकी रातें की नींद उड़ सकती है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो रखो। जो भी चूज करो, इसे एक फी समझो, पनिशमेंट नहीं। यह माइंडसेट शिफ्ट तुम्हारा पेशेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगा। अध्याय 17, यू एंड मी। 17वें चैप्टर का नाम है यू एंड मी। दोस्तों, मॉर्गन हॉसेल इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं जो सोशल मीडिया के इस जमाने में स्पेशली रेलेवेंट है। वह कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अलग अलग लोग अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं। अलग टाइम होराइजन्स हैं, अलग गोल्स हैं, अलग रिस्क टॉलरेंस हैं।
और यह सब कंप्लीटली डिफरेंट गेम्स हैं। अलग रूल्स हैं इन दोनों गेम्स के। एक डे ट्रेडर है। वह सुबह खरीदता है और शाम को बेचता है। उसके लिए एक स्टॉक जो आज 15% ऊपर है उसे सेल करना बिल्कुल सेंसिबल है, क्योंकि उसका गेम शॉर्ट टर्म है। वह इंट्राडे वोलेटिलिटी से पैसा कमा रहा है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जैसे वॉरेन बफेट। उसका टाइम होराइजन डिकेड्स का है। उसके लिए वही स्टॉक जो आज 15% ऊपर है उस पर फोकस करना मीनिंगलेस है, क्योंकि 20 साल बाद आज का 15% कुछ नहीं होगा ओवरऑल रिटर्न के अगेंस्ट। अब प्रॉब्लम तब आती है जब फाइनेंशियल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वह सब डे ट्रेडर्स की बातें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बातें मिक्स कर देते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वहां से एडवाइस ले रहा है और कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कहता है यह स्टॉक सेल करो, 15% बन गए, बुकिंग करो प्रॉफिट। वह इन्फ्लुएंसर एक डे ट्रेडर की माइंडसेट से बोल रहा है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यही करे तो वह अपना कंपाउंड इंटरेस्ट बर्बाद कर रहा है। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल लेसन यह है। पहले अपना गेम डिफाइन करो। आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपका गोल क्या है? आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है? यह क्लियरली डिफाइन करो। फिर सिर्फ वही एडवाइस सुनो जो उसी गेम के बारे में हो। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म मार्केट कमेंट्री मोस्टली इर्रेलेवेंट है। एक डे ट्रेडर के लिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस इरेलेवेंट है। फाइनेंशियल मीडिया में जो पॉपुलर है वह अक्सर शॉर्ट टर्म के बारे में होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म एक्साइटिंग होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लेकिन बोरिंग जनरली विंस। अपना गेम जानो। सिर्फ अपने गेम की एडवाइस सुनो और दूसरों के गेम की बातों से डिस्ट्रैक्ट मत हो। अध्याय 18 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। 18वें चैप्टर का नाम है द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नेगेटिविटी का आकर्षण। दोस्तों, यह चैप्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट शेयर करता है। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि पेसिमिज्म यानी नेगेटिविटी ज्यादा इंटेलिजेंट लगती है, ज्यादा थॉटफुल लगती है, ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में हमारा ब्रेन थ्रेट्स पर ज्यादा ध्यान देता है अपॉर्चुनिटीज पर। जो इंसान थ्रेट्स को सीरियसली लेता था वह सरवाइव करता था, जो नहीं लेता था वह प्रीडेटर्स का मील बन जाता था। तो हमारा ब्रेन नेगेटिविटी को रिकॉग्नाइज करता है, वैलिडेट करता है और उस पर ध्यान देता है। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में यह बायस बहुत क्लियरली दिखता है। अगर कोई एनालिस्ट कहता है कि स्टॉक मार्केट अगले साल क्रैश होगी फुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, तो वह बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत कॉशियस, बहुत प्रूडेंट। अगर कोई एनालिस्ट कहता है कि स्टॉक मार्केट अगले साल बढ़ेगी फुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, तो वह सिर्फ नेवली ऑप्टिमिस्टिक लगता है, ब्लाइंड बुल लगता है। क्यों? क्योंकि पेसिमिस्टिक नैरेटिव एक इमीडिएट रिकॉग्नाइजेबल थ्रेट के बारे में है और ऑप्टिमिस्टिक नैरेटिव एक स्लो बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में है। लेकिन एक्चुअली हिस्टोरिकली ऑप्टिमिस्ट्स ने पेसिमिस्ट्स से ज्यादा पैसा बनाया है। मॉर्गन एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप 1900 में अमेरिका में होते और एक पेसिमिस्ट होते तो आपके पास बहुत सारे रीजन्स थे पेसिमिस्टिक होने के। 2 वर्ल्ड वॉर्स थे, ग्रेट डिप्रेशन था, कोल्ड वॉर था, मल्टीपल रिसेशंस थी, काउंटलेस क्राइसिस थी। लेकिन अगर आप डाउ जोन्स में इन्वेस्ट किए होते 1900 में,
तो वह 66 से बढ़कर आज 35,000 से ऊपर हो गया है। इन सारी क्राइसिस के बावजूद मॉर्गन कहते हैं कि यह ऑप्टिमाइज करना है उस चीज के लिए कि हम एक्चुअली क्या फेस करते हैं, और वह यह है कि शॉर्ट टर्म में बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस कंसिस्टेंट है। ऑप्टिमिज्म का मतलब ब्लाइंडली पॉजिटिव रहना नहीं है। ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम्स के बावजूद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस पर फेथ रखना। इस चैप्टर का लेसन यह है, जब भी आप पेसिमिस्टिक फाइनेंशियल न्यूज सुने, अपने आप से पूछें कि यह शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। ज्यादातर ब्रेकिंग न्यूज शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑलमोस्ट ऑलवेज अपवर्ड है। पेशेंट रहो, इन्वेस्टेड रहो, और पेसिमिस्ट न्यूज से ओवर रिएक्ट मत करो। अध्याय 19 व्हेन यू बिलीव एनीथिंग। 19वें चैप्टर का नाम है व्हेन यू बिलीव एनीथिंग, जब आप कुछ भी बिलीव करते हैं। दोस्तों, मॉर्गन हॉसेल इस चैप्टर में स्टोरीज और नैरेटिव्स की साइकोलॉजिकल पावर के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि इंसान फैक्ट्स से ज्यादा स्टोरीज पर बिलीव करता है। हम एक कंपेलिंग नैरेटिव सुनकर गलत चीजें भी सही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम फैक्ट प्रोसेसिंग मशीन्स नहीं हैं, हम स्टोरी प्रोसेसिंग मशीन्स हैं। हमारे ब्रेन बिलियंस सालों की इवोल्यूशन से वायर्ड हैं स्टोरीज सुनकर इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करने के लिए। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में यह बहुत डेंजरस हो सकता है। 2008 से पहले एक स्टोरी थी जो सब लोग बिलीव करते थे। वह स्टोरी थी कि रियल एस्टेट प्राइसेज हमेशा बढ़ती है। अमेरिका में घर की वैल्यू कभी भी परमानेंटली नीचे नहीं जाएगी। यह एक वेरी कंपेलिंग नैरेटिव था। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स उस स्टोरी को सपोर्ट करते थे। इस स्टोरी पर इतना बिलीव था कि बैंक्स ने रिस्की मॉर्टगेज दिए, इन्वेस्टर्स ने रिस्की सिक्योरिटीज खरीदे, कॉमन लोग ने वह घर खरीदे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब सोच रहे थे कि वैल्यू बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। जब रियलिटी ने उस स्टोरी को क्रश किया, 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई। मॉर्गन कहते हैं कि एक ऐसी कंपेलिंग फाइनेंशियल नैरेटिव के साथ हमारा ब्रेन एक कंफर्टेबल फीलिंग में आता है। सब कुछ एक्सप्लेन होता हुआ लगता है, अनसर्टेनिटी खत्म लगती है, और जब अनसर्टेनिटी खत्म लगती है तब हम ओवरबेट करते हैं। तब हम जो एक्चुअली रिस्क है उसे इग्नोर करते हैं। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल लेसन यह है कि जब भी कोई आपको एक बहुत कंपेलिंग फाइनेंशियल स्टोरी सुनाए, एक स्टेप बैक लो। सवाल पूछो, यह स्टोरी कैसे फेल हो सकती है? इसके बिहाइंड एजम्पशंस क्या हैं? क्या वह एजम्पशंस गारंटेड हैं या प्रोबेबिलिस्टिक? जब एक इन्वेस्टमेंट बहुत ऑब्वियस लगे तब सबसे ज्यादा कॉशन बरतें, क्योंकि मार्केट्स में एक चीज होती है, जो चीज ऑब्वियसली सही लगती है वह यूजुअली ऑलरेडी प्राइस्ड इन होती है। रियल अपॉर्चुनिटीज वहां नहीं मिलती जो ऑब्वियस हैं। रियल अपॉर्चुनिटीज वहां मिलती है जो अनकंफर्टेबल और अनसर्टेन लगती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे अंडररेटेड टूल है। अध्याय 20 कंक्लूजन। दोस्तों, हमने आज मॉर्गन हॉसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरा सफर किया। 20 चैप्टर्स, 20 पावरफुल लेसन्स। इस पूरी किताब का एसेंस अगर एक लाइन में दूं तो वह यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस का रिश्ता नॉलेज से कम और बिहेवियर से ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल थ्योरी जानते हो, आपको सब पता है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन नॉलेज और बिहेवियर में एक बड़ा गैप है, और वह गैप साइकोलॉजी का है।
इसलिए वह इंसान जो टेक्निकली लेस एजुकेटेड है लेकिन साइकोलॉजिकली बेहतर वायर्ड है फाइनेंशियली, वह ज्यादातर उस इंसान से आगे निकलेगा जो बहुत नॉलेजेबल है लेकिन इमोशनली अनस्टेबल है फाइनेंशियल डिसीजंस में। आज इस एपिसोड के बाद 3 चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। पहली चीज, अपने लिए एनफ डिफाइन करो। 1 नंबर, एक लाइफस्टाइल, एक कंफर्ट लेवल, और जब वह हासिल हो जाए वहां रुक जाओ। ऊपर की कंपैरिजन की रेस से बाहर निकलो, क्योंकि उस रेस का कोई फिनिश लाइन नहीं है। दूसरी चीज, आज से इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे छोटी रकम से, लेकिन शुरू करो, क्योंकि कंपाउंड इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम है, और जो टाइम आज वेस्ट हो रहा है वह वापस नहीं आएगा। तीसरी चीज, अपनी फाइनेंशियल प्लान वह बनाओ जो आप एक्चुअली फॉलो कर सको, जो आपकी नींद डिस्टर्ब ना करे, जो साइकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, क्योंकि एक मीडियोकर प्लान जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो वह एक ब्रिलियंट प्लान से ज्यादा वैल्यूएबल है जो आप 2 साल में छोड़ देते हो। दोस्तों, पैसा एक टूल है, एक जरिया है खुशी और फ्रीडम का। वह खुद में मकसद नहीं है। उसे समझदारी से यूज करो, पेशेंस रखो, और खुद को और अपने परिवार को एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर दो। मैं हूं आपका दोस्त किस्सागोई पर। अगर आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी सुनवाओ, क्योंकि यह नॉलेज उनकी भी जिंदगी बदल सकती है। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और बढ़ते रहो।